वेलकम टू तेज एजुकेशन। मित्रों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जैसे कि क्षमताशाला शिक्षक परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख लगना, प्यास, आदत होना या फिर नींद लगना, इनमें से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आदत, हैबिट, क्या हैबिट, ये जन्मजात प्रेरक नहीं है। ओके, ये कृत्रिम प्रेरक माना जाएगा। जन्मजात प्रेरकों में भूख लगना, प्यास का होना, नींद आना, ये सभी जन्मजात प्रेरक होते हैं। जन्म से ही ये गुण जो है मौजूद रहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत का भाग नहीं है? तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत का भाग नहीं है भाई। आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ये मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत का भाग है। और वहीं पर अगला है कि सुरक्षा की आवश्यकता, ये भी मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत का भाग है, लेकिन संक्रिया आवश्यकता मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत का भाग नहीं है। अतः ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो भाई, आंतरिक रूप से जो बच्चे अभिप्रेरित होते हैं उनके लिए सही नहीं है। वो क्या? सबसे पहला विकल्प है कि वे हमेशा सफल होते हैं। बिल्कुल सही बात नहीं है भाई। अगर कोई बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वे हमेशा सफल होंगे, असफल भी हो सकते हैं। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं तो उन्हें कार्य करने में इंटरेस्ट आएगा और वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा भी प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि भाई वे क्या है, मोटिवेटेड हैं पहले से। ओके, और वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करेंगे। क्यों करेंगे चुनौती भरे कार्यों को पसंद? क्योंकि भाई मोटिवेटेड हैं, उन्हें मोटिवेट कर दिया गया है। इसीलिए क्या है, कठिन कार्य में भी वे आनंद लेंगे और इंटरेस्ट के साथ उस कार्य को, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस कार्य को करेंगे। ये बात अलग है कि उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर मोटिवेट कर दिया गया है, वह अभिप्रेरित अगर हो गया है तो 100% उसे सफलता मिलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? कि वे हमेशा सफल होते हैं। यह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के संदर्भ में सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि पुरस्कार और दंड कैसे होते हैं? ये दोनों सकारात्मक प्रेरक के तौर पर काम करते हैं, या फिर स्वाभाविक प्रेरक के तौर पर काम करते हैं, या फिर कृत्रिम प्रेरक के तौर पर कार्य करते हैं, या फिर प्राकृतिक प्रेरक के तौर पर कार्य करते हैं? तो पुरस्कार देना या फिर दंड देना किसी को, ये कृत्रिम प्रेरक होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक प्रेरक दंड नहीं आ सकता। ओके, और स्वाभाविक प्रेरकों में ये नहीं है, ना ही ये कैसे प्राकृतिक प्रेरक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत इनमें से कौन सा होता है भाई? तो कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, या फिर बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। जी हाँ, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत क्या होता है? अगर बच्चों के द्वारा अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वो क्या है? अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। ओके, बच्चे अभिप्रेरित हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं? मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं, या फिर मूल प्रवृत्तियाँ अर्जित की जाती हैं, या फिर जन्मजात और अर्जित होती हैं, या फिर इनमें से सभी? तो मूल प्रवृत्तियों की प्रमुख विशेषता होती है कि मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? सबसे पहला, निद्रा, खेल, प्रशंसा या क्रोध। देखिएगा, तो जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? ऊपर हमने एक देखा था, भूख लगना, प्यास, सबसे पहला प्रश्न था आज के वीडियो का, और निद्रा। ये तीनों मैंने कैसे बताए थे? जन्मजात प्रेरक होते हैं, अभिप्रेरक होते हैं, ये जन्मजात गुण होते हैं। ओके, तो निद्रा यहाँ पर क्या है? जन्मजात अभिप्रेरक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गैरेट द्वारा किया गया है? सबसे पहला विकल्प है जन्मजात, स्वाभाविक और सामाजिक। तो ये तो बिल्कुल आपको फैक्ट है, बिल्कुल पता होना चाहिए कि गैरेट के द्वारा कौन कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण किया गया है। तो गैरेट के द्वारा दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रेरकों का वर्गीकरण किया गया है, हमेशा याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा पर किस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है? आवश्यकता, या फिर
भौतिक संरचना या फिर वातावरण या फिर जन्मजात। तो अभिप्रेरणा पर प्रभाव नहीं पड़ता है भाई भौतिक संरचना का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है। तो गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है भाई कैसा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नवीन, गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नवीन नहीं है। ओके, प्राथमिक, द्वितीयक और कृत्रिम प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है। प्यास लगना, निद्रा, भूख या फिर रुचि। तो ये वही प्रश्न आ गया, इंटरेस्ट होना ये जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। इसके अलावा प्यास लगना, नींद आना, भूख लगना ये जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। प्रश्न है कि अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहते हैं। तो अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को अभिप्रेरणा कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे रट डालिएगा, कभी गलत नहीं होना चाहिए। अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा संदर्भ में क्या है। तो स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा संदर्भ में स्वाभाविक अभिप्रेरक होना होता है। अगला प्रश्न है कि क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया क्या होती है। तो किसी भी क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा होती है। और अधिगम का राजमार्ग क्या होता है भाई, अधिगम का राजमार्ग भी अभिप्रेरणा ही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए। तो अधिगम को अभिप्रेरित करने का जो तरीका काम में कम से कम लाना चाहिए वो है भाई पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया, परंतु कुछ वर्षों के बाद जब उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया गया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा क्यों हुआ कि बच्चा कुछ समय पहले नहीं समझ पाया लेकिन कुछ वर्षों के बाद वह इस अवधारणा को समझ गया। तो इसका कारण है भाई परिपक्वता। ओके, उसमें परिपक्वता आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा पर काम किया है भाई मैकिकलैंड एवं एटकिंसन ने। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आप बिल्कुल इसे अपने जहन में बसा लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व होता है। इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। देखिएगा, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व होता है। अगर शिक्षक इस बात को ध्यान में रखे तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो भाई शिक्षक को नहीं करना चाहिए कि वो इनामों का प्रलोभन दे और बालकों में प्रतिद्वंद्विता की भावना पैदा करे। ओके, अगर शिक्षक मानता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व होता है तब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो बच्चों को इनामों का लालच दे, प्रलोभन दे, बल्कि क्या है, उन्हें अभिप्रेरित करता रहे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा के स्रोत से संबंधित नहीं है। तो अभिप्रेरणा के स्रोत से संबंधित नहीं है मूल प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास अंतर्नोद है मित्रों। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है और बेहद खास भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे और हर क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्नों के साथ।